अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नावल के सेकंड पार्ट को। इस नावल के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कमरे से बाहर निकलकर आंखों में आंसू लिए महा दिल ही दिल में बड़बड़ाई, भाड़ में जाओ तुम घटिया इंसान, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। पकीज़ा ने पारिस की तरफ गुस्से से घूरते हुए कहा, याद दिलाऊं फिर मैं तुम्हें? जानम। पारिस ने पकीज़ा को उसकी कमर से पकड़कर खुद के साथ लगाते हुए कहा, छोड़ो वाहियात इंसान, मुझे नहीं याद करना। पकीज़ा ने नम होते लहजे में पारिस के सीने पर मुक्के बरसाते हुए कहा, नहीं मेरी जान, अब याद करवा के छोड़ूंगा। पारिस ने पकीज़ा की आंखों पर जो मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी उन्हें अपने लबों से छूते हुए कहा, पारिस प्लीज़। पारिस की जसारत और कुर्बत पर पकीज़ा लरसने लगी तो उसने कपकपाते हुए कहा। पकीज़ा की बात को इग्नोर करके पारिस मज़ीद नीचे झुका। पकीज़ा की जिस लब पर हल्का सा कट था उसे अपने लबों से हल्का सा छुआ। पकीज़ा जी जान से काम गई, उसकी आंखें रवानी से भीगने लगी। पारिस ने सर उठाकर पकीज़ा का चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू देखकर पारिस को तकलीफ़ हुई। उसने पकीज़ा का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। चुप मत रहो प्लीज़, मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हारे रोने से। पारिस ने मोहब्बत से दोबारा पकीज़ा की आंखों को अपने लबों से छूकर कहा और अपने पूरों से उसके आंसू चुन लिए। पकीज़ा चंद लम्हों के लिए फ्रीज़ हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन थमी हो। पकीज़ा ने पारिस के चेहरे को देखा जहाँ ज़माने भर की फ़िक्र मोहब्बत मौजूद थी। उसने अपना आगे बढ़ाकर पारिस के चेहरे के नकोश छूने लगी, लेकिन फिर जैसे उसकी नज़र नीचे पारिस की गर्दन पर गई, कड़वी यादें फिर से दिमाग में आ समाई। दूर दूर रहो मुझसे, नफ़रत है मुझे तुमसे पारिस, तुमने मुझे चीट किया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। पकीज़ा ने रोते और चीखते हुए पारिस को खुद से दूर धक्का देकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। पारिस हैरत और सदमे और बेबसी से कुछ वक़्त के लिए वहाँ खड़ा रहा। पकीज़ा क्यों क्यों तुम मुझे क्या? मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दूंगा। पारिस ने बेबसी से नम लहजे में ज़मीन पर बैठते हुए कहा। पकीज़ा ने अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर ज़ोरों शोर से रोने लगी। पारिस तुम्हारी इसमें नज़दीकी मुझे सुकून देती है, नफ़रत नहीं होती तुमसे, तुम्हारे लम से। मेरे दिल को तुमसे बस मोहब्बत है। बेशक तुमने जितनी भी अजियत दी हो, मेरा दिल आज भी तुम्हारे ही हक़ को गवाही देता है। पकीज़ा ने रोते हुए बेबसी से अल्फाज अदा करके अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया, लेकिन जब भी तुम्हारी गर्दन पर मौजूद वो निशान याद आते हैं ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया हो। बहुत तकलीफ़ होती है, खुदा गवाह है। क्यों किया पारिस, क्यों? पकीज़ा के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। उसने उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने मौजूद तमाम चीज़ों को हाथ मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ तुमसे तुम तक की ख्वाहिश की थी। पकीज़ा ने रोते हुए बेड से ब्लैंकेट ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, क्यों पारिस क्यों? ये बेवफाई क्यों? वो रोते और चीखते हुए बेड पर ही गिर गई और ज़ारा कतार रोने लगी। तो उसी तरफ पारिस ज़मीन से उठकर जाके खिड़की के सामने खड़ा हो गया और स्मोकिंग करने लगा। अपने दिल में बढ़ती जलन को उससे कम करने लगा। दुख, अज़ियत, तकलीफ़ से उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। तुमने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है पकीज़ा। उस दफ़ा बहुत तकलीफ़ दूंगा, बहुत तड़पाऊँगा, तुम्हें भी इस आग में चलाऊँगा जिसमें मैं चल रहा हूँ। पारिस ने आँखें अज़ियत से बंद करते हुए कहा, चलें जी मैडम जाएँ, आ गया है आपका घर। साव्यार ने अनाया के घर के सामने एक गाड़ी रोक कर कहा, शुक्रिया टैक्सी ड्राइवर। अनाया ने जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, वाट, मैं तुम्हें टैक्सी ड्राइवर लगता हूँ? साव्यार ने इंतहाई हैरत से अनाया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, रास्ते में किसी से पूछ लेना। अनाया ने मासूमियत से आंखें फटफटाते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं भी क्यों तुमसे पूछ रहा था, तुम तो खुद आंखें घर छोड़ के आती हो। जाओ अंदर जाकर याद से फिट कर लो अपनी आंखों में। जावियार ने भी तंजिया मुस्कुराकर हिसाब बेबाक करता गाड़ी जन से आगे बढ़ा गया। बदतमीज, शोखा, बंदर, इडियट, भाड़ में जाओ। अनाया भी जावियार को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजती घर की तरफ बढ़ गई। देर रात गए भी पारिस के दिल की जलन किसी तो और कम ना हुई तो पारिस ने अपने कदम पकीज़ा के कमरे की तरफ बढ़ा दी। कुछ बात करने की गर्ज से पकीज़ा जो रोते रोते न जाने कब नींद की वादी में उतरी, उसे महसूस हुआ जैसे उसका चेहरा किसी की निगाहों की तपिश की वजह से जलस रहा हो। उसे बेसाख्ता अपनी सब्ज़ आँखें खोल दी जो गहरी नीली आंखों से टकराई। सामने खड़ा शख्स जो उसकी एक एक हरकत नोट कर रहा था। जैसे ही पकीज़ा ने चीख मारने के लिए लब खोले उसने गुलाबी होंठों पर जोर से हाथ रखते हुए कहा, गहरी बारी आवाज़ पकीज़ा के कानों से टकराई, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से चीख सुनाई दी मैं तुम्हारा गला दबाने से भी ग्रेस नहीं करूँगा। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। पकीज़ा की आंखें गम, शिदर से और खौफ से फटने को हो गई। पकीज़ा ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके अपने मुंह से उसका हाथ उठाने की कोशिश की, मगर बेसुध। सामने खड़े शख्स ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेकर उस पर झुका।
اس کے اگلے الفاظ سن کر پاکیزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میری جان، جب کہوں سن لیا کرو تو سن لیا کرو، ورنہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے میں کتنا گھٹیا اور آوارہ ہوں، اور اس وقت تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ پاکیزہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کر کے اس کو سر تا پاؤں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پاکیزہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں ڈیل دیا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے آنسو دیکھ کر سامنے کھڑے شخص کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے گھونسا مارا۔ اسے خود پر ضبط کرتے ہوئے پاکیزہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کر دی اور سختی سے اس کے کانوں میں گھرایا۔ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ میں ابھی تمہاری سانسیں چھین لینے میں ذرا وقت نہیں لگے گا۔ پاکیزہ اس کے ظلم کی اس قدر سرد مہری پر تڑپ کر رہ گئی۔ پارس نے اس کے ساتھ ہی پاکیزہ کے منہ پر اور ہاتھوں پر گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چپ کر کے سنو۔ پارس نے پاکیزہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا جو پارس کی گرفت میں تھے۔ اگر میں تمہارے منہ سے کسی بھی قسم کی چیخ اور شور سنا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، پارس کو رخت لہجے میں کہہ کر پاکیزہ کے منہ اور ہاتھوں پر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم انتہائی گھٹیا، فضول اور چھچورے انسان۔ پاکیزہ نے اٹھ بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو سہراتے ہوئے کہا اور ساتھ حقارت سے پارس کو دیکھا۔ پاکیزہ کی نظر میں حقارت دیکھ کر پارس کے دل میں ایک ضرب لگی۔ وہ جو اس پر رحم کھانے کے موڈ میں تھا، آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ پاکیزہ کے پیچھے لے جا کر پاکیزہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر زور سے کھینچ کر پاکیزہ کا چہرہ اوپر کی طرف کیا۔ بہت زیادہ نہیں بکواس کرنے لگی پڑی، مجھے اس پر قابو پانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ پارس نے پاکیزہ کے کان میں سرگوشی نما گھراتے ہوئے کہا۔ تکلیف کے باعث پاکیزہ کی آنکھیں آنسوں سے بھرنے لگیں اور لب خوف کی شدت سے واپس میں سختی سے بند کر دیے۔ پارس چھوڑو پلیز، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، جب درد برداشت نہیں ہوا تب پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ لفظ درد سن کر پارس نے پاکیزہ کے بالوں پر گرفت مزید سخت کر دی۔ لفظ درد تمہارے منہ سے نکلتا اچھا نہیں لگتا مس پاکیزہ حسن، مسز پاکیزہ ضیاء، تم صرف درد دینا جانتی ہو، تم جانتی ہو تم درد بھی اگلے بندے کو اس شدت سے دیتی ہو کہ جیتے جی مرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ پارس اپنی نیلی آنکھوں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک لفظ چبا کر کہا اور پاکیزہ کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑ دیے۔ پاکیزہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے۔ تم جنگلی ہو، درندے ہو، بدتمیز انسان، پاکیزہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ پارس پاس کھڑا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کیونکہ سامنے سے اس کی ہستی بیٹھی تھی، وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ جنگلی، درندہ، بدتمیز، اب تمہیں بن کر دکھاؤں گا۔ پارس نے نیچے جھک کر پاکیزہ کے لب اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے بے دردی سے مسلتے ہوئے کہا اور جو بات کرنے آیا تھا وہ کیے بغیر روم سے نکل گیا۔ پیچھے سے پاکیزہ بے بسی سے روتی رہی۔ پارس، ایسے تو نہیں تھے، سب اتنا الگ اور خوبصورت تھا، تو ایسے کیوں ہو گئے؟ پاکیزہ نے پاس پڑا کشن زمین پر پھینکتے سوچا اور واپس بیڈ پر گر گئی۔ آنسو روانی سے آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ پرانے وقتوں میں کھونے لگی۔ ماضی۔ اوہ ماما، وہ سچ میں آ رہا ہے؟ پاکیزہ نے چہکتے ہوئے اپنی ماما کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ، وہ سچ میں واپس پاکستان آ رہے ہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اب اسی طرح کی کال آئی ہے، انہوں نے بتایا۔ ملیحہ نے اپنی بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ماما، میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ واپس آ رہا ہے، اسے وعدہ کیا تھا وہ لوٹے گا۔ دیکھو ماما، وہ آ رہا ہے 13 سال بعد، میرے بچپن کا دوست، میرا ساتھی۔ پاکیزہ نے اٹھ کر جھومتے ہوئے کہا۔ شرم کرو لڑکی، سامنے تمہاری ماں بیٹھی ہے، کیسے خوش ہو کر لڑکے کا ذکر کری۔ ملیحہ نے اٹھ کر پاکیزہ کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ اوہ میری ماما، پلیز اس وقت میں اپنی ماما سے نہیں اپنی دوست سے بات کریں۔ پاکیزہ اپنی ماما کے گالوں پر چٹچٹا پیار کرتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے اپنے بچوں کو ماں اور دوست دونوں کا مان دیا تھا تاکہ ان کے بچے کبھی ان سے کچھ نہ چھپائیں، جو دل میں ہو بلا جھجک آ کر کہہ دیں، ایک ماں سے نہیں تو اپنی دوست سے ضرور۔ مقصد صرف یہی تھا، ان کو صحیح اور غلط میں فرق بتا سکے۔ اچھا چلو پھر جاؤ کالج اور امتحان سے اچھا سا پیپر دینا میری جان، ملیحہ نے شفقت سے اپنی بیٹی کے سر پر پیار دے کر کہا۔ اوکے پیاری ماں، میں فریش ہو کر آ جاؤں، ہر ٹائم صرف بچوں کا خیال، میرا تو اب کوئی خیال ہی نہیں۔ حسن نے ناراضی سے ملیحہ کو دیکھ کر کہا، جو ابھی بچوں کو ناشتہ کروا کے اسکول، کالج اور یونی بھیج کر آ رہی تھی، آپ بھی نا، آپ سے بڑھ کر کس کا خیال ہو سکتا ہے؟ ملیحہ نے مسکرا کر حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، پھر ادھر آئیں، ٹائی باندھیں میری، حسن نے پیار سے ملیحہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، ملیحہ نے آگے بڑھ کر حسن کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھنے کے بعد حسن نے ملیحہ کے بالوں پر بوسہ دیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ تم یہ کیا کر کے آئے ہو بولو؟ پاکیزہ نے پارس کو اپنی سبز آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے؟ پارس نے شان بے نیاز سے الٹا سوال کیا۔ تم نے احمد کو اتنی زور سے پنچ کیوں مارا؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا رو رہا ہے؟ پاکیزہ نے پارس کو تھپے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارس نے اٹھ کر ایک نظر پاکیزہ کی طرف سر تا پاؤں دیکھا، وائٹ فراک پہنے، بال کھلے چھوڑے، منہ پھلائے، سبز آنکھوں سے گھورتی۔ پارس کو اپنی یہ 5 سالہ کزن بہت عزیز تھی جو اس سے 5 سالہ چھوٹی تھی۔ شکر کرو صرف پنچ مارا، کیا آ رہا ہوں، ابھی دانت نہیں توڑتی اس کے میں نے۔ پارس نے پاکیزہ کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بہت بری بات ہے پارس، وہ ہماری خالہ کا بیٹا، ایسی تھوڑی کرتے ہیں۔ پاکیزہ نے پریشانی سے پارس کو کہا۔
हाँ तो फिर ये तुम्हें क्या रखना चाहिए था, जब मना किया था किसी के साथ नहीं खेला, फिर क्यों नहीं बानी मानी बात। पारिस ने नाराज नजरों से पकीसा की तरफ देखते हुए कहा, उसका ये नहीं मतलब पारिस कि तुम ऐसे मारो। पकीसा ने फिक्रमंदी से कहा, अब मैंने मजीद तुम्हें इसकी हमायत करते सुना ना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा और उसका भी जाकर मुँह तोड़ दूंगा। पकीसा ने पारिस ने पकीसा को घूरते हुए कहा, ओके सॉरी प्लीज़, मुझे मैं कुछ नहीं कह रही। पारिस का बात ना करना पकीसा को तकलीफ देता, इसलिए जल्दी से बोली कहीं वो चला ना जाए। कान पकड़कर सॉरी बोलो मुझे, पारिस ने नाराज़ लहजे में पकीसा से कहा। एक शर्त पर, फिर तुम मुस्कुराओगे क्योंकि मुझे तुम्हारा डिम्पल देखना है। पकीसा ने मासूमियत से कहा, ओके डन, पहले तुम बोलो। पारिस ने पकीसा की तरफ देखते हुए कहा, ओके सॉरी पारिस प्लीज़। पकीसा ने अपने कान पकड़कर इंतहाई मासूमियत से कहा, जिस पर पारिस मुस्कुरा दिया। पारिस मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मुझे तुम ये दे दो। पकीसा ने पसंदीदा नज़रों से पारिस के डिम्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी ये कैसे दे सकता हूँ, हाँ एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ, जो तुम्हारी ख्वाहिश हो तुम उन्हें छू सकती हो, ये हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे, मेरे पास रहकर भी। हम पारिस ने प्यार से पकीसा की तरफ देखते हुए कहा, सच्ची यार, सच्ची पारिस हमेशा। पकीज़ा ने चहकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, सच में हमेशा। पारिस ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। लेकिन वो पारिस, पकीसा ने परेशान लहजे में कहा। लेकिन पारिस ने अभी परेशानी से पूछा। वो आंटी की शादी पर मामा बता रही थी, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं उन्हें शहजादे लेने आते हैं, फिर वो उनके साथ रहती हैं। पकीसा ने परेशान लहजे में पारिस से कहा, ऐसा क्यों होगा, कभी मैं उन्हें नहीं होने ही नहीं दूंगा, तुम कहीं नहीं जाओगे। पारिस ने गुस्से से पकीसा को घूरते हुए कहा, तो फिर क्या तुम मेरे शहजादे बनोगे, अगर तुम बन जाओगे फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारी ये डिम्पल भी मेरे हमेशा के लिए। पकीसा ने खुश होकर पारिस को मशवरा दिया। हाँ मैं बनूंगा तुम्हारा शहजादा, मैं ही लेकर जाऊंगा तुम्हें और मेरे ये डिम्पल हमेशा के लिए तुम्हारे। वाह सच्ची, पकीज़ा ने पारिस का हाथ थाम कर पूछा। हाँ सच में मेरी शहजादी। पारिस ने पकीज़ा की आंखों में देखते हुए उसे यकीन दिलाया। आउच सी, क्या बदतमीजी है, ये शर्म नहीं आती तुम्हें। पकीज़ा ने तपे हुए लहजे में सामने बैठी अनाया से कहा। ऊपर जाने ख्यालों में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई थी, जब मेरा तुम्हारी उंगली चाहे मैं डालना तुम्हें आग भगोला कर है। अनाया ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा, यार जब से सुना है वो वापस आ रहा है, उसके साथ गुजारे बचपन के वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। पकीज़ा ने मासूमियत से आंखें नीचे झुकाते हुए कहा, हाय ज़्यादा याद आ रहे हैं अपने बचपन की मोहब्बत की। अनाया ने शरारत से पकीज़ा को देखते हुए कहा। उफ़ फला जी, मैंने कब कहा मुझे उससे मोहब्बत है। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा, मैडम जैसे जैसे आप बार बार अपने इन ख्यालों में खो जाती हैं, इसार तो मोहब्बत के ही है। अनाया ने मज़ीद शौक होकर पकीज़ा को कहा, भाड़ में जाओ तुम, मैं बस एक्साइटेड हूँ 13 साल बाद मिलूंगी, क्या आज भी वो वैसा ही होगा, इतना ही केयरिंग चार्मिंग पॉसेसिव और हाय उसके वो डिम्पल। पकीज़ा ने खोए खोए हुए रहस्य में कहा, वैसे वो इतनी आसानी से अमेरिका कैसे चला गया तुम्हें छोड़कर। अनाया ने हैरानी से कहा, अपनी फैमिली की वजह से, उसकी दादा की डेथ के बाद उसके बाबा का पाकिस्तान रहने का हौसला नहीं हुआ, तो उनका बिजनेस अमेरिका का भी था, इसलिए वो उधर शिफ्ट हो गए। लेकिन जाने से पहले पारिस ने बोला था, मेरा शहजादा वो ही है, वो मुझे ले जाएगा, देखो 13 साल बाद वो वापस आ रहा है। नायन मैं बहुत खुश हूँ। पकीज़ा ने चहकते हुए कहा, वैसे तुमने इन चंद चित्रों के सहारे तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए, हैरत होती है यार। अनाया ने पकीज़ा के सब्ज़ आंखों में देखते हुए पूछा, पता नहीं यार, मैंने उसे हमेशा अपने आस पास महसूस किया, बचपन की यादें, उसके अल्फाज मेरे ख्यालों को हमेशा महका देते हैं। मेरा किसी की तरफ पलट कर देखने को दिल भी नहीं करता, क्योंकि उसे नहीं पसंद था, वो चाहता था मेरी साथ हमेशा उस तक महदूद रहे, और मैंने रखी है, मैंने खुद को अपने ख्यालों को बस इससे उस तक महदूद रख लिया है। पकीज़ा ने नरमी से अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें पारिस से मोहब्बत है ना। अनाया ने पकीज़ा को का चेहरा थामते हुए पूछा। पता नहीं यार, मोहब्बत है या नहीं मुझे ये भी नहीं पता, मोहब्बत होती कैसे, मैं बस इतना जानती हूँ मेरी ज़ात सिर्फ उससे उस हद तक महदूद है। पकीज़ा ने मासूमियत से नजरें झुकाते हुए कहा, झल्ली हो तुम, इसलिए मुझे बहुत प्यारी हो। I really love you. I really do. You are so important in my life. You are truly pure soul. He is very lucky. He has you in his life. अनाया ने मोहब्बत से पकीज़ा के काल को अपने बालों से छूकर कहा, हद हो गई है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है बेटा, घर में तुम्हारे भतीजे की शादी और तुम लोग अभी तक नहीं पहुँचे। असगर साहब ने गुस्से में कॉल करके अपने लाडले को सुनाया। अब्बू जी बस आज रात ही उधर होंगे, वो बस बच्चों के पेपर थे। हसन साहब ने गड़बड़ा कर जल्दी से जवाब दिया, अपनी मसरूफियत का इल्ज़ाम मेरे बच्चों को मत दो, तुम मत आओ, इधर ही रहो, बस बहू पकीज़ा परिहा और साव्यार को हवेली भेज दो। असगर साहब की करख्त आवाज़ फ़ोन में उसे गूंजी। नहीं अब्बू जी, हम सब आज रात ही उधर होंगे, मेरे भतीजे की शादी। हसन ने संभलते हुए जल्दी से जवाब दिया, रात के रात तुम लोग सब यहाँ मौजूद हो, वरना फिर तुम अपने बाप को तो जानते हो। असगर साहब ने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ हसन बस अपने फ़ोन को देख कर रह गई। मलिहा इधर है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हसन ने मलिहा को अपनी तरफ मुखातिब करके कहा, जी बोले क्या बात है। मलिहा ने प्यार से हसन की तरफ देखते हुए कहा, अब्बू जी की कॉल है, बासित की शादी 15 दिन बाद मारी, अब बासित की खाला साथ के साथ है, आप आज
کہ آج گاؤں پہنچنا ہے۔ حسن نے رسانے سے کہا، اوہ ماشاءاللہ، آپ نے مبارکباد دینی تھی بھائی حسنین اور بھابھی یاسمین کو، ملیحہ نے پیار سے کہا۔ وہ آمنے سامنے دیں گے جا کر، ابھی جلدی سے پیکنگ کریں، حویلی جانا ہے آج ہی، اور زاویار کو بولیں بہنوں کو لے آئے آج خود ہی جلدی سے۔ حسن نے ملیحہ کے سر کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا، اوکے اب فکر نہ کریں، سب سنبھال لوں گی میں۔ ملیحہ نے محبت سے کہا، وہ اب بھی سدرا لوگ پاکستان آ رہے ہیں، ان سے ملنا۔ ملیحہ نے پریشانی سے کہا، اوہ میری پیاری سی جان، انہیں شادی کا کارڈ بھیج دیں، ویسے بھی بچپن میں پارس کتنی دفعہ حویلی رہا ہے، اب ملاقات ان سے گاؤں میں ہی ہوگی، ابو کا پتہ ہے اس لیے آج ہی جانا حویلی۔ حسن نے محبت سے ملیحہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے حسن، اور اس میں اتنے رنگ بھرنے کے لیے۔ ملیحہ نے حسن کے گلے لگ کر کہا، میری پیاری جان، یہ صرف میرا ہی نہیں، ہم دونوں کا کمال ہے، آپ نے بھی ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا، شکریہ جانم۔ حسن نے ملیحہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، ویسے پاکیزہ کی ایک بات بتاؤں، آج کے پیپر میں پارس نامہ تو نہیں لکھا؟ عنایہ نے شرارت سے پاکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ پاکیزہ نے ناسمجھی سے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سمپل یار، ہر وقت تو پارس کو سوچتی رہتی ہوں، مجھے فکر لاحق ہو گئی ہے کہیں پیپر میں پارس نامہ نہ چھاڑ آئی ہو۔ عنایہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم ایڈیٹ انسان، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ پاکیزہ کو جب بات سمجھ آئی تو اس نے اس پاس پڑھی کتاب عنایہ کے سر پر مارتے ہوئے کہا، ایک تو فکر ہو رہی ہے، اس لیے پوچھا ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤ، اوپر سے کتاب مار کر میرا ہی سر شہید کر دیا۔ عنایہ نے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے پاکیزہ جواب دیتی، اسے اپنے نمبر پر زاویار کی کال آتی دکھائی۔ جی بھائی بولیں۔ پاکیزہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، گڑیا جلدی سے باہر آؤ، میں اور پریحہ باہر کھڑے ہیں، تمہیں لے جانا کے لیے۔ زاویار کی آواز گونجی، خیرت بھائی، پہلے تو آپ کبھی ایسے لینے نہیں آئے، اور پریحہ بھی؟ پاکیزہ نے پریشانی سے پوچھا، ہاں گڑیا بھائی، باسط کی شادی ہے، سب گاؤں جا رہے ہیں، بس اسی وجہ سے، اب باتیں بند کرو، جلدی سے آؤ۔ اوکے بھائی، کیا ہوا؟ عنایہ نے پریشانی سے پوچھا، سب گاؤں جا رہے ہیں، بھائی کی شادی ہے، پلیز تم بھی چلو، تمہیں اپنا گاؤں گھماؤں گی سارا۔ پاکیزہ نے چہکتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی ماما بابا کسی میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہے، میں بھی یہاں رہ کر کیا کروں، چلتے ہیں۔ عنایہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا، اوکے یار، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، پارس کے ساتھ بچپن کی بہت سی یادیں ہیں، وہاں ہی اس نے مجھ سے لوٹ کے آنے کا وعدہ کیا تھا، دیکھو وہ بھی آ رہا ہے، اور میں اسی جگہ واپس جا رہی ہوں۔ پاکیزہ نے دنیا جہاں کی آنکھوں میں محبت سموئے عنایہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے بھی اسے اپنی باہوں میں پھینچ لیا اور ساتھ ہی اس کی گال پر بوسہ دیا۔ اف بھائی، باہر ویٹ کر رہا ہے، میں اس شخص کی وجہ سے سب بھولنے لگتی ہوں، پلیز عنایہ جلدی سے پیکنگ کر کے ہمارے گھر کی طرف آ جانا، ہم آج شام ہی نکل رہے ہیں۔ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے عنایہ کا رخسار کھینچتے ہوئے کہا، اوکے مائی لو۔ عنایہ پیکنگ کر کے شام سے کچھ دیر پہلے ان کے گھر موجود تھی، وہ سب سے مل چکی تھی، سوائے زاویار کے، سب نے خوش دلی سے اس کو ساتھ لے جانے پر ویلکم کیا تھا، کیونکہ وہ اس گھر کی مکینوں کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، سوائے زاویار کے جس کی اس نے ابھی تک شکل نہیں دیکھی تھی، وہاں نام کافی سن رکھا تھا۔ وہ لوگ شام کو روانہ ہوئے اور 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی میں موجود تھے، جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ واو واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس۔ عنایہ نے حویلی کی طرف نظر گھماتے ہوئے کہا، یار پاکیزہ، یہ صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی اور بھی خوبصورت ہے۔ عنایہ نے دوبارہ کہا، ہاں یار، یہاں آ کر دلی سکون ہوتا ہے، پاپا کو شوق تھا بزنس کا، اس وجہ سے ہم لوگ وہاں اسلام آباد شفٹ ہو گئے، ورنہ کسی کا دل کرتا ہے اس خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر جانے کا۔ عنایہ نے محبت سے سارے گھر کا دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ حویلی میں موجود سب لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اصغر صاحب تو اپنے تمام بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے، یہ سب ان لوگ ہی تو ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ بہت مسکرایا جا رہا اکیلے کے لیے۔ پاکیزہ نے اپنی دادی جی کے گال کھینچتے ہوئے کہا، بس میری جان، جب سب میرے بچے ساتھ ہوتے ہیں، دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد یہ رونقیں دیکھ کر اصغر صاحب نے محبت سے اپنے تمام بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، او دادو، آئی لو یو، ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر۔ پاکیزہ نے اپنے دادا کے گال پیار سے کھینچتے ہوئے کہا، چاہے ان کا جتنا بھی روب دبدبا ہو، لیکن وہ اپنے بچوں کو ساتھ دیکھ کر بالکل بچوں کی طرح ہنستے مسکراتے ہیں۔ لیکن زاویار نہیں آیا۔ انہوں نے پریشانی سے کہا، دادا بھائی جان کے پیپر سے وہ فری ہو کر آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ پاس بیٹھی پریحہ نے محبت سے کہا، اوکے میری پیاریوں۔ دادا جی نے دونوں کے سر پر بوسہ دے کر کہا، 2 ہفتے شادی کی تیاریاں اور گاؤں گھومتے گزرے، بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ عنایہ نے بیڈ پر کے نیچے گرتے کہا، ہاں مجھ سے پوچھو، نہیں پتہ چلا کہ کچھ لگتی خالہ لوگ ابھی تک نہیں آئے، آج شام مہندی ہے۔ پاکیزہ نے منہ بسور کر کہا، میری جان، خالہ لوگ یا صرف خالہ کا بیٹا؟ عنایہ نے اٹھ کر پاکیزہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جہنم میں جاؤ تم، اللہ پوچھے تمہیں۔ پاکیزہ نے عنایہ کو کشن مارتے ہوئے کہا، یار آج رات مہندی، آ جائیں گے اور آپ کے ہونے والے بچوں کے پاپا، تمہارا صبر ہے، تھوڑا صبر رکھے۔ عنایہ نے ہاتھ کہتے ہی روم سے باہر کو دوڑ لگائی، اس سے پہلے کہ پاکیزہ اب اس کا سر پھاڑ دیتی۔
बदतमीज़ औरत, पाकीज़ा पीछे से ब्लश करती दांत पीस कर आएगी। अनाया जो मुस्कुराते हुए बाहर भाग रही थी, सामने से आते सावियार से बुरी तरह टकराई। तुम देख कर नहीं चल सकते। सावियार जो अपने लास्ट सिस्टम सेमेस्टर के पेपर देकर आज ही आया था, उस आफत से टकराने के बाद उसे घूरते हुए बोला। अनाया जो उसकी ब्राउन आंखों में खोने से लगी थी, सावियार के अल्फाज सुनकर एकदम से होश में आई। मैं तो नहीं चल सकती, लेकिन तुम देख कर चल सकते थे ना, मगर तुम नहीं चले क्योंकि तुम्हें लड़कियों से टकराने का शौक है। अनाया ने भी तपे हुए लहजे में सावियार को घूरते हुए कहा, तुम तमीज़ से बात करो, और तुम हो कौन पागल लड़की। सावियार ने अनाया को सिलकती हुई निगाहों से देखते हुए कहा, मैं एक खूबसूरत हसीना तुम्हें सामने नजर नहीं आ रही। अनाया ने शरारत से कहा, खूबसूरत का तो पता नहीं, हाँ चुड़ैल ज़रूर नजर आ रही है मुझे सामने। सावियार ने तंजिया मुस्कुरा कर कहा, हाँ तुम खुद जो चलते फिरते जिन हो, आसपास चुड़ैलें ही नजर आएंगी। अनाया ने सावियार को शरारती नज़रों से देखते हुए कहा, क्या तब से फजूल बोल रही हो। सावियार ने अनाया का बाजू पकड़ के गुस्से से कहा। सावियार का बाजू पकड़ना अनाया को सिटपटाने पर मजबूर कर गया। क्यों तुम्हें उर्दू नहीं आती जो फजूल लग रहा है, सब इतने तुम अंग्रेज़ बंदर। अनाया ने खुद को कंपोज करके सावियार से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा, तुम खुद बंदरी हो पागल, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सावियार ने अनाया को घूरते हुए कहा, तुम्हारा पीछा। अनाया ने मासूमियत से कहा। इसकी बात पर सावियार को झटका लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम। सावियार ने अनाया को उसके बाजू से पकड़ कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा, वही जो सच है वो तुम ही थे जो मेरा पर्स चुरा कर भाग गए थे। चोर ना हो तो। अनाया ने शरारत से सावियार को देखकर कहा और उससे खुद को दूर किया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे दिख रहा हूँ। सावियार ने गुस्से से अनाया को घूरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, शक्ल से तो चोर ही लगते हो। अनाया ने आंख घुमाते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। सावियार को अनाया की बात पर सही सदमा लगा। वो जो इस कदर दिलकश था उसे चोर लग रहा था, यही कि तुम चोर हो। अनाया सावियार को जुबान चढ़ाकर अंदर वापस भागी। क्या हुआ, ऐसे भागती हुई आखिर क्यों लेट गई, क्या कारनामा अब सर अंजाम देकर आई हो। पाकिस्तान ने अनाया को घूरते हुए पूछा, जिससे कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं थी। यार बाहर बहुत की कोई क्यूट सा लड़का था, मेरा दिल किया मैं उससे बहुत ज़्यादा बातें करूँ, मैं तो चोर बोलकर भाग आई हूँ। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हें वो क्यूट लगा तो तुम उसे चोर बोल आई हो। पकीज़ा को अनाया की बात सुनकर सदमा लगा। शक्ल से क्यूट है, वैसे तो सड़ू है, फिर मैं भी उसे कह आई हूँ जो मेरा दिल के। अनाया ने शरारत से कहा, तुम छली हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता पागल। पकीज़ा ने उसकी गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगा कर कहा, चलो जल्दी से रेडी हो जाए, कुछ देर में मेहंदी शुरू हो जाने। पकीज़ा ने अनाया को बाजू से उठाकर कहा, हम फंक्शन या दीदारे नसीब होगा आज वो। अनाया ने पकीज़ा को आंख मारते हुए कहा, तुम हाँ तुम जहन्नुम में जाओ। पकीज़ा के अल्फाज मुकम्मल होने से कबल ही वो चेंजिंग रूम में भाग गई थी। माशाल्लाह पकीज़ा बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अनाया ने पकीज़ा को सरता पाँव और पसंदीदा नज़रों से देखते हुए कहा, जो मेहंदी के दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ रंगों के इम्तियाज़ का लहंगा पहने, ऊपर और ऑरेंज रंग की कुर्ती, गले में ग्रीन रंग का दुपट्टा डाले, माथे पर टीका, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, हल्का फुल्का सा मेकअप किए, वो किसी का भी दिल धड़का देने की सलाहियत रखती थी। यार पकीज़ा, आज तो पक्का भाई पारिस तुम पे अपना दिल बाहर बैठेंगे। अनाया ने शौक नज़रों से पकीज़ा को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, वो दिल हार बैठेंगे नहीं, वो पहले ही मुझ पर दिल हारे हुए हैं, वो भी बचपन से। पकीज़ा ने अनाया को देखते हुए रश से कहा, अल्लाह तुम्हारा ये मान उस पर हमेशा बरकरार रखे। अनाया ने पकीज़ा का माथा चूमते हुए दिल से दुआ दी, आमीन। और तुम भी इस खूबसूरत से लहंगा कुर्ती पहने बहुत हसीन लग रही। पकीज़ा ने अनाया का रुखसार खींचते हुए कहा, मैं तो हूँ ही खूबसूरत। ये कहकर अनाया खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और पकीज़ा सैंडल पहनने लगी। यार पकीज़ा, ये हवेली पहले ही बहुत खूबसूरत है और आज तो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजी हुई। देखो मेहंदी के लिए स्टेज को किस कदर खूबसूरती से सजाया गया है। अनाया ने हर चीज़ को सराहती नज़रों से देखते हुए कहा, यार ये सब दादा जान की चॉइस के मुताबिक है, उनका टेस्ट हर चीज़ पे बहुत आला है। पकीज़ा ने मोहब्बत से अपने दादा जान का जिक्र करते हुए कहा, यार तुम्हारे कज़न की शादी पर कैसी किसी रियासत का शहज़ादा खुद चल कर आया है। पकीज़ा इधर आओ, देखो किस कदर शानदार बंदा है। अनाया ने पीछे मुड़कर पकीज़ा को कहा, शर्म कर लो अनाया, बेशरम लड़की, किसी को भी ताड़ रही हो खिड़की में खड़ी होकर। पकीज़ा ने अनाया को तपे हुए लहजे में कहा, यार सच्ची बहुत प्यारा है, देखो अब किसी से बात करते मुस्कुरा रहा है, उफ यार उसका तो डिम्पल पड़ते हैं। अनाया का लफ्ज़ डिम्पल सुनकर पकीज़ा के सैंडल की स्ट्रिप बंद करते करते हाथ थम गया और मुंह से बेसाख्ता लफ्ज़ पारिस निकला। पारिस, अनाया वो पारिस है क्या। पकीज़ा ने एकदम खड़े होकर धड़कते दिल से पूछा, ओह यार वो हवेली के दरवाजे में दाखिल हो गया, तुमने मिस कर दिया। अनाया बगैर पकीज़ा के अल्फाज सुने अपनी ही धुन में बोली, अनाया वो पारिस था, मुझे महसूस हो रहा है। पकीज़ा ने आहिस्ता से अपने दिल की धड़कन पर काबू पाते हुए अनाया को कहा, वाट पकीज़ा, वो पारिस है सच्ची, बहुत प्यारा है। अगर तुम कहीं की शहज़ादी लग रही हो तो वो भी तुम्हें बराबर की टक्कर दे रहा है। यार बहुत ही सीन था वो जो भी था, बाहर था। अनाया ने सिताइशी नज़रों से पारिस को देखते को याद करते हुए कहा, उसका मतलब वो आ गया, नीचे मौजूद है। उफ़ अल्लाह जी, मैं क्या करूँ। पकीज़ा नर्वस होती अपनी धड़कनों को मामूल पर लाती हुई बोली, अरे यार पकी, क्यों पजल हो रही हो, चाहो बाहर जाकर मिलो, इतनी देर बाद मिलना है। अनाया ने पकीज़ा का हाथ थामते हुए कहा, इतना आसान है ये तुम्हारे लिए, मेरी जान पर बन के और तुम हो के। पकीज़ा ने नर्वस होते हुए मुँह बसोर कहा, तुम तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे बाहर तुम्हारी बारात खड़ी है और आज रात तुम्हारे पारिस की संग के तो बहुत हसीन रात है। अनाया ने शरारत से पकीज़ा को कहा, तुम जहन्नुम में जाओ, मैं मर रही और तुम्हें मस्तियाँ सूझ रही, तुम पर जान, ऐसा दिन आएगा तब पूछोगी।
पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा, अल्लाह माफ़, मैं क्यों ऐसे पज़ल होंगी, मैं तो खुद नर्वस करवाने वालों में से। अनाया ने शौक लहजे में कहा, अनाया कसम से मुझे तुम्हारे उस पर तरस आता है बेचारा। पकीज़ा ने परेशानी से कहा, उसके लिए बाद में परेशान होना, पहले जो चलो नीचे निकल चले सबको मिलने, मतलब खालू को, उप्स सॉरी, खाला के बेटे को। अनाया ने शरारत से आंखें पटपटाते हुए कहा, एक कत्ल माफ़ होता ना, कसम से आज मैं तुम मेरे हाथों मर जाती। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा, पारिस लोग जो अभी अभी आए थे, बाकी सब हवेली में दाखिल हो गए थे सिवाय पारिस के। वो रुक गया था असद की वजह से। वो दोनों बाहर खड़े वो आपस में बात कर रहे थे। असद और पारिस की दोस्ती काफ़ी गहरी थी और वह जानता था पकीज़ा हसन पारिस के लिए कितनी अहमियत की मालिक है। आज लोग पाकिज़ा से मिलेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? असद ने पारिस को अब शरारत से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूँगा अगर आज के दिन तुमने कोई फजूल बकवास की तो कसम से। पारिस से तपते हुए लहजे में कहे, हाँ तो खुद तो तुम खूबसूरत हो, आते जाते तुम पर लड़कियां मरती, हम गरीबों को पहले ही कोई नहीं पूछता, ऊपर से तुम दांत तोड़ दोगे मेरे, कोई बिल्कुल ही घास ना डाले। असद ने मुंह बसौर कर पारिस को कहा और असद की बात पर पारिस हल्का सा मुस्कुरा दिया। या ज़्यादा ड्रामेबाजी ना करो, जानता हूँ तुम्हें अच्छे से। पारिस ने घूरते हुए कहा, और चलो अंदर, दादा जानी और बाकी सब से मिलना है। और वो दोनों हवेली के अंदर बढ़ गए थे। तब सलाम दुआ के बाद पारिस दादा जान से मिलने की उनकी तरफ बढ़ गया। जब असगर साहब ने पारिस को अपनी तरफ आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भिड़की और पारिस के 13 साल पहले के किए गए वो अल्फाज याद है, दादाजी मुझे आपसे बहुत कुछ बात करनी है, अगर आप इजाज़त दे तो। पारिस ने अदब से असगर साहब की तरफ देखते हुए कहा, जी बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दादाजी ने शफ़क़त से कहा, दादाजी मैंने सुना है गांव के लोग बहुत मोहब्बत परस्त होते हैं, अपनी ज़ुबान के पक्के होते हैं, जान दे देते हैं मगर अपनी बात से नीचे पीछे नहीं हटते। पारिस ने असगर साहब को देखते हुए पुख्ता लहजे में कहा। पहले तो असगर साहब हैरान नज़रों से उस 10 साल बच्चे को देखते रहे, फिर संभल कर बोले, जी बिल्कुल सही सुना और लेकिन मुझे आपकी बात समझ नहीं है। दादाजी ने पारिस की तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, वो आपको हर सूरत देना होगा। आज मुझे अमेरिका जाना है अपनी फैमिली के लिए, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा और वो आपसे ले जाऊँगा। पारिस ने यकीन से असगर साहब को देखते हुए कहा, और वो क्या है बेटा जी? असगर साहब ने हैरत से पारिस को पूछा, वो पकीज़ा हसन है आपकी पोती, और वो आज से इधर मेरी अमानत है, वापस आऊँगा उसका शहज़ादा बनकर उसे ले जाऊँगा, इसलिए आप उसकी बात कभी कहीं और नहीं करेंगे। अक्सर गाँव में ज़ुबान दे दी जाती है जल्द ही, लेकिन पाकीज़ा हसन के लिए सिर्फ मुझे ज़ुबान दी जाए। पारिस से सच्चाई से असगर की तरफ देखते हुए कहा, और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? असगर साहब ने पारिस का इम्तहान लेने की गर्ज से कहा। वैसे भी इतने छोटे से बच्चे से इतनी बड़ी बातें उनको शदीद झटका लगा गई थी। नहीं, आप नहीं कर सकते इनकार, वो मेरी है, वो आसमान से मेरे लिए उतारी गई है, सिर्फ और सिर्फ पारिस से आके लिए, और मैं वादा कर चुका हूँ मैं उसका शहज़ादा बनकर आके उसे ले जाऊँगा। इस वजह से आज ज़ुबान तो आपको मुझे देनी ही होगी। पारिस की अकीदत से असगर साहब की आंखों में देखते हुए क्या, कुछ तो था पारिस के लहजे और आंखों में, पारिस की सच्चाई और बहादुरी उन्हें इस कदर भाई कि वो इनकार ही नहीं कर सके। ठीक है बेटा, आपकी अमानत है, आपसे उसे ले जाना उसकी पढ़ाई के बाद। असगर साहब ने पारिस के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए कहा, और दादा जान कैसे हैं? पारिस ने आंखें बढ़कर उनका हाथ थाम कर खड़ा करके गले लगाते हुए कहा, और वो ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आए। पारिस को साथ लगाए उन्हें दिली खुशी हुई और अपनी दी गई 13 साल पहले की ज़ुबान पर फ़ख्र महसूस हुआ। बिल्कुल शहज़ादों जैसा ही था। मैं बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे तुम कैसे हो? असगर साहब ने पारिस का माथा चूमते हुए मोहब्बत से कहा, आपकी दुआएं हैं दादा जान। पारिस ने मोहब्बत से जवाब दिया। असद ने भी आगे बढ़कर सलाम ली। फिर वो आपस में बातों में मशगूल हो गए। अनाया जो पाकीज़ा को बाहर ले जाने के लिए मना रही थी, लेकिन वो मान ही रही थी। इतने महूश माहरूख और माहा सिद्रा और मलिया बेगम के साथ कमरे में दाखिल हुई। पाकीज़ा जल्दी से उठकर सबसे नर्वस होती मिली। माशाल्लाह पाकीज़ा बहुत बड़ी हो गई है और बहुत खूबसूरत भी। सिद्रा ने आगे बढ़कर पाकीज़ा का माथा चूमते हुए कहा, जिस पर पाकीज़ा चहम गई। और ये महूश और माहरूख और 7 माह उनकी फुप्पू की बेटी। मलिहा ने आगे बढ़कर सबको प्यार करते हुए उनका तारुफ करवाया और बच्चों पे अनाया की पाकीज़ा की पैसी। मलिहा ने फिर अनाया का भी तारुफ करवाया। सब लड़कियां आपस में बातें करने लगी और मलिहा और सिद्रा आपस में, चलो बच्चों अब जल्दी से नीचे चलो, हिना की रस्म शुरू होने वाली है। मलिहा ने लड़कियों को कहा और सब नीचे की जानिब चलती है। खुश कब्बों में मसरूफ़ जब अचानक पाकीज़ा की नज़र दाएं जानिब उठी, उसके दिल की धड़कन थमी। पारिस जो असद से बातों में मसरूफ़ था, अचानक महसूस हो वो आस पास है। उसे नजरें इधर उधर घुमाई तो उस पर आकर ठहर गई। दोनों नज़रों के रास्ते दिल में एक दूसरे को उतारने लगी। पारिस ब्लैक शलवार कमीज़ में गर्दन पर ब्लैक चादर डाले नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। दोनों का एक दूसरे से नज़रें हटाना मुश्किल होने लगा। बस कर दे यार, कितना देखेगा, अब क्या कच्चा निकलने का इरादा है क्या? असद ने पारिस के कान में घुसकर सरगोशी करते हुए कहा। पारिस एकदम से होश में, और क्या मसला है तुम्हारा? पारिस ने असद को चढ़कर कहा। दूसरी तरफ अनाया भी पाकीज़ा को बाजू से पकड़कर नीचे ले गई। शर्म नहीं आती? पहले तो रूम से बाहर नहीं निकल रही थी, अब पारिस से आंखें ही नहीं हट रही तुम्हारी।
अनाया ने पकीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए, जिससे पे पकीज़ा चहम गई। ओके यार, रुक, मैं अभी आती हूँ। प्लीज़ संभाल लेना, पकीज़ा अनाया को कहते हुए जल्दी से हवेली के इस कॉर्नर में आके जहाँ वो और पारस अक्सर बातें किया करते थे और कोई मुश्किल से इधर ही आता था। पकीज़ा यहाँ आकर आसमान पर मौजूद चाँद को देखने लगी और साथ साथ अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को मामूल पर लाने की कोशिश करने लगी। तुम आ गए पारिस, फाइनली। कितने दिलकश लग रहे हो ना। मेरा दिल कर रहा है आंखें बढ़ के तुम्हारी नज़र उतार दो। पकीज़ा आसमान पर मौजूद चांद में पारिस का चेहरा तलाश करते उससे बातें करने लगी। चांद थे हो पारिस, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हर पल, हर लम्हा, हर सेकंड पता ही नहीं चला कब तुम मेरी ज़िंदगी में इस कदर ज़रूरी हो गए। तुम्हारे बगैर अब जीने का तस्वर भी मोल लगता है। तुम हमेशा मेरे रहना प्लीज़। पकीज़ा जो दिल ही दिल में पारिस से महू गुफ्तगू थी, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे उसने मुड़कर देखना चाहा, किसी के सीने से टकरा गई। से हर प्लीज़ डोंट मूव, आई वांट फील यू फॉर सम टाइम प्लीज़। उससे पहले वो पीछे होती उसके सीने से एक और गंभीर आवाज़ भारी आवाज़ उसकी समाता से टकराए। अल्फाज और आवाज़ सुनकर पकीज़ा की दिल की धड़कन उस कदर बढ़ी कि उसे खदशा हुआ दिल अभी सारी हद तोड़कर बाहर निकल आएगा। पारिस को हॉल में जब पकीज़ा कहीं नहीं दिखी तो उसके दिल ने गवाही दी वो इधर ही मौजूद होगी, इसलिए वो भी इधर ही चला आया। पकीज़ा 2 कदम पारिस से पीछे हुई और बगैर उसकी तरफ देखे खुद को संभालते हवेली की तरफ बढ़ने लगी। उससे पहले वो तीसरा कदम उठाती, पारिस पकीज़ा को उसकी किराए से थमकर खुद के करीब किया। दूसरे हाथ से पकीज़ा को उसकी थोड़े से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया। पकीज़ा मेरी तरफ देखो प्लीज़, मैं तेरा साल इस चेहरे को देखने के लिए तरसता आया। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें सीढ़ियाँ उतरते देखा, मैंने दिल किया तुम्हें जाकर छू कर देखो, तुम्हारे होने का महसूस करो, खुद को यकीन दिला सको तुम सच में मौजूद हो। तुम्हें इस सारी दुनिया से छुपा कर अपने दिल में रख लो, जहाँ सिर्फ मेरी रसाई और किसी की भी नहीं। पारिस ने पकीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए कहा और साथ ही उसके पहने हुए झुमके को अपने हाथ में छुआ जो उसके कानों में सजे अच्छे लग रहे थे। पारिस की बातें और नज़दीकी से पकीज़ा लड़ने लगी। ऊपर से दिल ने अलग शोर बर्पा किया हुआ था। पारिस छोड़ें प्लीज़, वैसे भी अब मैं आपसे नाराज़ हूँ। पकीज़ा ने कुछ अल्फाज खड़ाते और बाकी खुद को कंपोज करके बोली, क्यों नाराज़ हो मुझसे, बोलो। पारिस ने मासूमियत से पकीज़ा को थोड़ा और करीब करके उसकी कलाइयों में मुझे चूड़ियों को अपनी उंगली से हिलाते हुए कहा, क्योंकि आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं। ना आपने मुझे मिस किया, ना ही आप मुझसे मिलने आए। पकीज़ा ने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते पारिस को खुद से दूर धकेलकर मुंह फुलाकर कहा, पकीज़ा अगर तुम ये शिकायतें ऐसे मुंह बना कर करोगी ना, खुदा की कसम मैं कोई गुस्साखी कर बैठूंगा और फिर तुम्हें बहुत शिकायत होगी। पारिस ने पकीज़ा के लबों को गहरी नज़रों से देखते हुए साथ ही अपने अंगूठों से पकीज़ा के लब को छूते हुए कहा। पारिस की नज़रों और बातों के मफहूम और हरकतों से पकीज़ा से पटाई और साथ ही 2 कदम पारिस से दूर हुई। शर्म नहीं आती, मैं अमेरिका जाकर आप ख़राब नहीं हो गए। पकीज़ा ने अपनी सब्ज़ आंखों से पारिस को घूरते हुए कहा, नहीं मेरी जान, अमेरिका में बहुत ही शरीफ था। हाँ मैं गई, तुम्हें देखकर मेरा दिल ज़रूर से गुस्ताखियाँ करना चाह रहा है। पारिस ने पकीज़ा को उसकी कमर से पकड़ खुद के नज़दीक करते हुए कहा, और तुम क्या कह रही थी, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मेरी जान, याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाते हैं। तुम तो जब दुनिया में आई थी तब से मेरे दिल के नज़दीक और अब तो मेरी सांसों में बसती हो। क्या कोई कभी सांस भी भूल सकता है। पारिस ने पकीज़ा के झुमके को छूते सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा जो पकीज़ा के दिल को गहराइयों तक शरशार कर गए। शर्म और झिझक से पकीज़ा की पलकें लरसने लगी। और मज़ीद आप क्या कह रही थी, मैं आपको मिला नहीं तो उसमें क्या है मेरी जान, अब मिल लेते हैं। आप अगर दें इजाज़त तो मैं आपको हक कर लूँ। पारिस ने पकीज़ा के चेहरे पर बिखरे रंगों को अपनी निगाहों में बसाते साथ चूड़ियों को अपनी उंगलियों के पूरे से कनकनाते शौक लहजे में कहा, पारिस बहुत बुरे और बेशर्म इंसान है आप। पकीज़ा ने पारिस को खुद से दूर धकेल कर शर्म से चूर लहजे में कहा, ये क्या बात हुई, एक तो मैडम की शिकायत के हल बता रहा हूँ, ऊपर से मुझ ही बेशर्म कह रही। पारिस ने आगे बढ़कर पकीज़ा के बाल जो चेहरे पर बिखर रहे थे उन्हें कान के पीछे करते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं, अल्लाह पूछे आपको। अंदर चले, मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया। पकीज़ा ने पारिस को मुँह बनाकर कहा, रुको ना प्लीज़, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं, और इधर आओ 1 मिनट फिर चलते। पारिस ने पकीज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जी बोले। पकीज़ा ने पारिस के करीब आकर कहा। पारिस अपनी जेब से रुमाल निकालकर पकीज़ा के होंठों पर मौजूद लिपस्टिक हटाकर बिल्कुल ना होने के बराबर कर दी। पकीज़ा ने ना समझी से पारिस की तरफ देखा और पूछा, ये क्या, वो क्या है ना जाना, मेरा दिल बेईमान कर रही है, मेरा दिल कर रहा है कुछ गुस्ताखियाँ करूँ और अभी मैं ऐसा कोई हक नहीं रखता, इसलिए हटा दी। पकीज़ा ने पारिस के लबों पर अंगूठा फेरते गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, पारिस तुम भी ना। पकीज़ा पारिस को खुद से दूर धकेलती ब्लश करते अंदर भागी। हवेली के पीछे से पारिस का कहकर बेसाख्ता था। 2 आंखों ने मंजर इंतहाई नफरत और हसद से देखा था। ओह तो ये वजह है पारिस से आ, इसी वजह से मेरी 2 हफ्तों की मेहनत ज़ाया गई थी। लेकिन मज़ीद नहीं, बहुत जल्दी ये वजह जड़ से खींच कर ख़त्म कर दी जाएगी, तुम बस देखते रह सकोगे। हाँ हाँ, ओह तो तुम हो इधर बैठे हंस रहे हो और मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ रहा हूँ, फिर यूँ ही इधर निकल आया और तो नज़र आ गया। क्या कर रहे थे इधर और अकेले मुस्कुरा क्यों रहे थे, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए क्या। असद ने पारिस को हैरानी और परेशानी से देखते हुए कहा, कुछ नहीं यार, चल अंदर चलते हैं। पारिस ने अंदर की तरफ बढ़ते हुए कहा,
पहले मुझे बता कि किस खुशी से मैं मुस्कुराया जा रहा है। असद ने अपना सवाल वापस दोहराया। तुझे क्या हुआ है? तू क्यों बीवियों की तरह सवाल कर रहा है? चल मेरे साथ अंदर, पारिस ने असद को घूरते हुए कहा। हाँ, 13 साल पुरानी मोहब्बत जो मिल गई है, अब मुझ में तो नुक्स ही नजर आने। असद ने मुंह बनाकर कहा, ड्रामेबाजियां बंद कर और चलो अब अंदर की तरफ। पारिस ने मुस्कुराते हुए कहा, इधर आओ तुम पागल लड़की, तुम्हें पता है आंटी ने तुम्हारे बारे में कितना पूछा? इतने मुश्किल से उनका ध्यान यहाँ वहाँ की बातों में लगाया। पाकिज़ा जो अभी आई थी, अनाया और उसका बाजू पकड़कर एक साइड पर ले जाती हुई बोली, वो यार मैं बस नर्वस होने की वजह से पाकिज़ा से कुछ बोला ही नहीं। क्या क्या बस आगे भी बोला? अनाया ने पाकिज़ा की तरफ देखते हुए कहा। यार वो उससे पहले कि पाकिज़ा अपनी बात मुकम्मल करती है, उसकी नज़र सामने साथ पारिस पर पड़ी। फिर उसने गौर किया कि वो उन्हीं की जानिब आ रहा है। ये इधर क्यों आ रहा है? अब अनाया प्लीज़ कुछ करो यार, पाकिज़ा ने नर्वस होते हुए दे धड़कते दिल के साथ अनाया को कहा। कौन किधर आ रहा है यार? किसका क्या करूँ मैं? क्या बोल रही हो तुम? नया ने जो पाकिज़ा का थी चेहरा देख रही थी, ना समझी से बोली, यार सामने देखोगी तो पता चलेगा ना। पाकिज़ा ने झुंझलाते अनाया का चेहरा सामने करते हुए देखा, जहाँ पारिस असद के साथ उनकी ही तरफ आ रहा था। तो उसमें कौन सी बात है यार? शादी वाला घर है, इसकी मर्जी, जहाँ दिल चाहे चाहे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने कौन सा सिर्फ खुद के नाम पर पे जगह बुक करवाई है? अनाया ने मुंह बनाकर पाकिज़ा को कहा, तुम जहन्नुम में जाओ और ये इधर क्या लेने आ रहा है? तो उसी जानिब जाए। पाकिज़ा ने नर्वस होते हुए अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा, जो पारिस के एक एक बढ़ते कदम के साथ तेज़ होती जा रही थी। पारिस पागल हो गया है क्या? इधर क्या लेने जा रहा है? अगर किसी ने नोट कर लिया ये गाँव की शादी है, पागल इंसान शराफत से आंटी लोगों के टेबल की तरफ चल। असद ने परेशानी से पारिस को देखते हुए कहा, यार तो अपना मुंह बंद रख, सामने देखो। पाकिज़ा कैसे नर्वस हो रही है, घबराहट की तासर उसके चेहरे को और भी दिलकश बना रहे। मुझे करीब से देखने में जाकर पारिस ने खोए खोए लहजे में कहा, हद है यार, वो इतना घबरा रही है और तुम्हें अपनी दीवानगी की सूझ रही। चलो आप। असद ने पारिस को तपे हुए लहजे में कहा, तो चुपचाप चल मेरे साथ, वरना नहीं तो जा अपना रास्ता ना। पारिस से अभी उस दफ़ा असद को चिढ़ कर कहा। पारिस और पाकिज़ा के दरमियान अब बस 4 कदम की दूरी थी। एक की नज़र में ज़माना भर की शरारत और दूसरे की नज़र में ज़माने भर की घबराहट। पारिस ने एक कदम मजीद पाकिज़ा की तरफ बढ़ाया। पाकिज़ा की नाया की तरह हाथ पर गिरफ्त मजीद सख्त और घबराहट के मारे यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन पारिस रुका और पाकिज़ा के हाल पर तरस खाता अपने कदम सिद्रा और मरिया बेगम के टेबल की तरफ बढ़ा गया। पारिस की दूसरी तरफ चले जाने पर पाकिज़ा ने लाख दफ़ा दिल में शुक्र अदा किया। आउच, अब छोड़ो भी, दो जालिम लड़की, मेरे हाथ और कितने नाखून मारोगी? मुझे चला गया है। पारिस अनाया ने मुंह सोचते हुए पाकिज़ा की तरफ देखते हुए कहा, जो पजल होने की वजह से उसका हाथ अपने हाथ की गिरफ्त में लिए हुई थी। सो सॉरी यार, ये सब पारिस का कसूर है, मैं नर्वस हो गई, उसे छोड़ूंगी नहीं, बंदर ना हो तो। पाकिज़ा ने नाया का हाथ सहलाते और साथ पारिस को घूरते हुए कहा, जो अब टेबल पर उन सबसे बातों में मसरूफ़ था। पारिस भाई कैसे हैं आप? असद और पारिस जैसे ही टेबल पर पहुंचे, परिहा ने चहकते हुए पूछा, पारिस भाई की कुछ लगती? यहाँ मैं भी साथ खड़ा हूँ उसके, मेरा भी हाल पूछ लो। असद ने मुंह बनाते हुए परिहा को कहा, ओह सॉरी, मुझे तो सिर्फ पारिस भाई दिखे, आप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। परिहा ने शरारत असद को देखते हुए कहा, जिसकी बात पर पास बैठे सब लोग हंसने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गुड़िया कैसी? पारिस ने परिहा का रुखसार खींचते हुए, कोई बात नहीं, मैं जाकर पाकिज़ा से बात कर लेता, आप सबसे नाराज़ किया अब मेरी। असद ने मुंह बनाकर दूर खड़ी पाकिज़ा को देखते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी। पारिस ने असद को घूरते हुए कहा, क्या है वो? मेरी फूफी की बेटी है और बहन है मेरी, क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? असद ने तपे हुए लहजे में पारिस को सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा, ओह सॉरी, जाओ मिलाओ अपनी प्यारी बहन से। पारिस ने लफ्ज़ बहन पर जोर देते हुए असद को मुस्कुराते हुए कहा। इस पर असद पारिस को साथ घूर के रह गया, सिर्फ घूर कर रह गया। पारिस भाई, आप अपनी पाकिज़ा से मिले? वो काफ़ी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए, कह रही थी अब उनका बचपन का दोस्त आ रहा है। पर रिहा ने मासूमियत से पारिस को देखते हुए कहा, नहीं यार, हमारी किधर इतनी किस्मत, वो तो लिफ्ट नहीं करवा रही, अभी अभी ना जाने किधर गायब है। पारिस ने चेहरे पर ज़माने भर की मासूमियत से जाते हुए शरारत की से कहा, ओह मैं अभी बुला कर लाती हूँ, आप रुके। परिहा कहकर पाकिज़ा की तरफ बढ़ गई। सब बचपन से पाकिज़ा और पारिस की दोस्ती से वाकिफ़ थे, इसलिए मुस्कुराते उनकी बातें सुन रहे थे, सिवाय एक वजूद की जो गुस्से के घूंट पी कर रह गया था। हाथ को छोड़ो, ये तुम्हारी लिपस्टिक का इधर गायब है। अनाया ने पाकिज़ा के होंठों की तरफ देखते हुए कहा, जिसमें पाकिज़ा का हाथ अपने लबों पर गया और उसके जहन में पारिस की हरकत और अल्फाज को मुझे और ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगी। हम कुछ गड़बड़ है तो मुझे बता सकती हो? अनाया ने मायने के इस लहजे में पाकिज़ा के देखते हुए कहा, नहीं तो वो इससे पहले कि अपनी बात मुकम्मल करती, परिहा पाकिज़ा को बुलाने चले। आपको इधर सब बुला रहे हैं, चले आप ही, आपको इधर सब बुला रहे हैं, चले। परिहा ने आकर कहा, ओके गुड़िया चलो। पाकिज़ा ने जल्दी से कहा, आखिर कब तक बचोगे? अभी तो परिहा बचा गई, कमरे में तो जाना ही है। अनाया ने पाकिज़ा के कान में सरगोशी नुमा पास में कहा, जिस पर पाकिज़ा मुस्कुरा दी और वो फिर आगे बढ़ गई। ये ले भाई, आ गई आपकी आप भी। परिहा ने पाकिज़ा की तरफ इशारा करते हुए पारिस को कहा। पारिस से मोहब्बत पाश नज़रों से पाकिज़ा को देखा तो नर्वस होने की वजह से अपने लब काट रही थी। बेटा सलाम लो, किधर थी इतनी देर से? मलिहा ने मोहब्बत से पाकिज़ा की तरफ देखते हुए कहा, वो मैं मामा आंटी, एक्चुअली पाकिज़ा को जो
जूता तंग होने की वजह से चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इस वजह से रूम में वापस जूता तब्दील करने की थी। इससे पहले पाकीज़ा जवाब देती अनाया ने जल्दी से बोला, जिस पर पाकीज़ा ने उसको तशक्कुर भरे नज़रों से देखा। बाकी पाकीज़ा जो जूता बदलने गई थी या कुछ और? माहा ने पाकीज़ा की चुभती नज़रों से देखते हुए कहा। सबने हैरत से माहा को देखा और फिर पाकीज़ा को, जिसका चेहरा पक हुआ था। हाँ, मैं कह रही हूँ ना। अनाया ने तपे हुए लहजे में माहा को घूरते हुए कहा। ओह अच्छा। माहा ने मायने के इस अंदाज में पाकीज़ा को देखते हुए कहा। सबको माहा का यूँ कहना इंतहाई नागवार गुजरा, मगर उसका मेहमान होने की वजह से लिहाज करके पारिस का दिल किया उसका गला दबा दे, मगर सबत करता बैठा रहा और इंतहाई गुस्से से माहा को देखा। सॉरी पाकीज़ा, मैंने यूँ ही कह दिया, प्लीज़। पारिस का निकाह में न जाने ऐसा क्या था? वो सॉरी बोलने पर मजबूर होगी। चले आए, आप सब लोग भी मेहंदी का रस्म कर लें। और वो ये साव्यार की तरह सासमीर मलिया की चटानी ने आकर उस सब को मोहब्बत से कहा। भाभी, साव्यार के सर में काफ़ी दर्द है, कह रहा था। रस्म के दौरान बुला लीजिएगा, मैं बुलवा लाती हूँ। हम सभी भी आ रहे हैं स्टेज की तरफ। मलिहा ने एहतराम से कहा और फिर सब रस्म के लिए बढ़ गई। सब स्टेज पर जाकर मेहंदी की रस्म अदा करते, जबकि पाकीज़ा एक तरफ आकर खामोश सब खामोशी से देख रही थी। माहा की बातों की वजह से उसके दिल में उदासी उतर आई थी। पाकीज़ा, इस रस्म के बाद तुम मुझे वहाँ ही मिलने आओ जहाँ हम अब तक मिलने आए। मैं तुमसे कुछ बात करनी। पारिस ने पाकीज़ा के कुछ पीछे खड़े होकर सरगोशी ने अल्फाज कहे जो सिर्फ पाकीज़ा की समातों से टकराए। वो जो अपने ध्यान में मेहंदी की रस्म देखने में मसरूफ़ थी, पारिस की सरगोशी पर एकदम से घबराई, लेकिन पीछे देखने की गलती हरगिज़ नहीं की। पारिस, क्या मसला है तुम्हारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। पाकीज़ा ने धीमी आवाज़ में पारिस को तपे हुए लहजे में कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, पहले तुम मुस्कुरा दो। उदासी अच्छी नहीं लग रही, प्लीज़, वरना मैं जाकर कसम से उस माह का मुँह तोड़ दूँगा। पारिस ने सरगोशी नुमा अल्फाज पर पाकीज़ा को घूरते हुए कहा। तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से प्लीज़। पाकीज़ा ने पहले तो गुस्से से बाद में इल्तिजाई कहा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। अगर तुम नहीं मुस्कुराओगी, मैं सच्ची जाकर जो कहा है वो कराऊंगा। पारिस ने आहिस्ता मगर करख्त लहजे में कहा और साथ ही पाकीज़ा का हाथ थाम ले। पारिस, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? सब मौजूद है यहाँ, हाथ छोड़ो मेरा प्लीज़। पाकीज़ा ने परेशानी से बगैर पारिस की तरफ देखे कहा। मैं नहीं छोड़ा पाकीज़ा, और मुझे यहाँ किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है क्या करता है, उससे मुझे सिर्फ तुमसे गर्ज है। पारिस ने धीमी अल्फाज में पाकीज़ा के कान में गुर्राते हुए कहा। ओके, मैं ठीक हूँ, देखो स्माइल करियो, अब छोड़ो हाथ। पाकीज़ा ने पारिस की तरफ घूम कर मुस्कुराते हुए कहा। ये फेक स्माइल है, सही वाली करो प्लीज़ मेरे लिए, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। पारिस ने संजीदगी से मुँह बनाकर कहा। पारिस की इतनी फ़िक्र और ऊपर से मुँह बनाने पर पाकीज़ा मुस्कुरा दी। उससे अपने सामने खड़े शख्स पर जीप भर कर प्यार आया। गुड गर्ल। पाकीज़ा के दिल से मुस्कुराने पर पारिस ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अच्छा पारिस, अब तो हाथ छोड़ दो प्लीज़। पाकीज़ा ने घबराते हुए यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। तुम मुझे वहाँ ही मिलने आओगे, मुझे कुछ कहना है फिर छोड़ दूँगा, मैं नहीं आना। पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। ओके फिर मैं पीछे हट रहा हूँ और अब इस तरह खड़ा हूँगा जब सबको मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ नज़र आएगा। पारिस ने शरारत से पाकीज़ा को देखते हुए कहा। अब तुम मुझे धमकी दोगे? पाकीज़ा ने पारिस को दूर घूरते हुए कहा। नहीं, मेरे जाने अमल करके दिखाऊंगा तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड। जब पारिस ने पाकीज़ा को शौक नज़रों से देखते हुए कहा। 1 2 3 4 5। ओके ओके, मैं आऊँगी। पाकीज़ा ने जल्दी से कहा। उसे पारिस से किसी भी चीज़ की उम्मीद थी। पारिस ने पाकीज़ा का हाथ अपने गिरफ्त में ज़ोर से दबाकर छोड़ दिया और साथ पाकीज़ा को आंख मारता 2 कदम दूर खड़ा हो गया। तुम इंतहाई बेशर्म इंसान हो। पाकीज़ा पारिस के आंख मारने पर झेम कर बोली, जिसमें पारिस मुस्कुरा दिया। मुझे जहर लगते तुम्हारे ये डिम्पल। पाकीज़ा ने मुँह बनाकर कहा। इनके पीछे पाकीज़ा की पसंदीदगी जानते हुए पारिस की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी होगी। दूर खड़ी मरीहा और सिद्रा ने भी उन्हें देखा, एक साथ ना देखा था और दोनों की खुशियों की दिल ही दिल में नज़र उतारी थी। मुझे पाकीज़ा दे दो मरीहा, मुझे बहुत पसंद है। मेरे बेटे की खुशियों की वजह से मैं हमेशा ही उसे अपनी बेटी बना कर रखूँगी। सिद्रा ने मोहब्बत से मरीहा और फिर अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा। मुझे कोई एतराज़ नहीं आप ही, मैं बस एक दफ़ा हसन से बात कर लूँ, मुझे यकीन है वो भी इनकार नहीं करेंगे। मरीहा ने मोहब्बत से उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। तो ये था आज के नावल के सेकंड पार्ट के। कैसा लगा आप सबका नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।